हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं कुमार सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूं अपने आदिश्री क्लासेस में। दोस्तों, हमेशा नीट और जेई का लगभग करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक बेसिक क्वेश्चन होता है R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए के ऊपर। तो आज हम इससे रिलेटेड टोटल कंसेप्ट को क्लियर करने वाले हैं ताकि किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल आए तो आप एकदम वेरी इजी तरीके से उसे सॉल्व कर पाए। इसके लिए हमें दो चीजों का एकदम क्लियर कट इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। पहला क्या है, R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए में हमें तो ये पता है कि रो मटेरियल का प्रॉपर्टी है, तो अगर एक ही टाइप का मटेरियल होगा तो रो कांस्टेंट होगा। लेकिन लेंथ क्या ले, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या ले, इसमें बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। लेकिन हमें कंफ्यूजन में नहीं आना है। क्या करेंगे मित्र, एल को हमेशा हम लोग करंट के डायरेक्शन में एज्यूम करेंगे। एल क्या होता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट। जिस डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा उसी डायरेक्शन में अपन को लेंथ लेना है। ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सा, तो ये परपेंडिकुलर का साइन हम ऐसे लिख रहे हैं, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। करंट फ्लो के डायरेक्शन में जो भी होगा उसके परपेंडिकुलर जो सेक्शन होता है उसी को कंसीडर हम लोग करते हैं क्रॉस सेक्शनल रूप में, और उसे हम लोग डिनोट किए हैं ए से। इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमने एक बेसिक एग्जांपल लिया है और इसमें हमें 3 रेजिस्टेंस का वैल्यू बताना है। तो हमें क्या ख्याल रखना होगा, जैसे कि इसको समझाने के लिए हम एक क्यूबॉइडल शेप कंसीडर करते हैं जो आपके सामने है एक बुक के रूप में। आप समझिए कि इसी का 3D डायग्राम हम लोग यहाँ पे बनाए हैं। इसमें हमने 1 2 जो दिखाया है कि करंट का फ्लो 1 से 2 के तरफ होगा, वह डायरेक्शन ऐसे है 1 से 2। और फिर मैंने 3 to 4 दिखाया है, वो वर्टिकल है, करंट ऐसे जा रहा है 3 और ऐसे नीचे आ रहा है 4। और फिर हमने 5 to 6 दिखाया है, 5 ऐसे करंट गया और ऐसे सामने से निकल गया। तो इन तीनों रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट करने में अपन को ध्यान क्या रखना है, लेंथ को, क्रॉस सेक्शनल एरिया को। तो जैसे R12 लेंगे 1 से 2 तो करंट का फ्लो का डायरेक्शन ये रहा, तो लेंथ भी अपना सामने वाला हो जाएगा जो कि डायग्राम में क्या दिया गया है 3A। क्रॉस सेक्शनल एरिया तो ये अपना सामने वाला है, ये कितना होगा, तो देखिए इसमें 2A अंदर की तरफ है और A अपना हाइट है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा 2A इंटू A। जब हम 3 4 कंसीडर करेंगे तो 3 to 4 नीचे जाएंगे, तो 3 4 में अपना करंट का डायरेक्शन में लेंथ क्या मिलेगा, ये सामने वाला A, और क्रॉस सेक्शनल एरिया 3A और अंदर की तरफ 2A। क्लियर है। जब 5 to 6 लेंगे या ऐसे 5 और बाहर निकलेगा 6, तो 5 to 6 में ये सामने वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा और ये अपना 2A क्या बनेगा, लेंथ। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे लिखेंगे, 3A इंटू A, और ये अगर लेंथ लेना होगा तो 2A। क्लियर है। अब हम लोग इन तीनों रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। आइए, अपना पहला है R12, तो हम तुरंत लिखेंगे रो L बाई A। सर रो का वैल्यू मटेरियल का प्रॉपर्टी है, एज इट इज रहने देते हैं। A जब 1 2 आ रहा है तो हम लोगों ने अभी देखा है कि ये वाला सामने वाला लेंथ होगा कितना 3A, और क्रॉस सेक्शनल एरिया इधर वाला बनेगा जो कि 2A और ये कितना होगा A, 2A और ये A, तो लिखेंगे 2A इंटू A। ए कैंसिल हो गया,
क्या मिला मुझे 3 रो बाई 2a। क्लियर है, बहुत इजी है ना। चलिए सेकेंड पार्ट पता करते हैं। R34 कितना होगा सर, रो L बाई ए। सेम फार्मूला, रो एज इट इज, क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ पता करना है। पहले लिखते हैं लेंथ को, 3 और नीचे 4, तो ये वाला लेंथ अपन चाहिए वर्टिकल। वर्टिकल लेंथ कितना था a, तो L का वैल्यू हो गया a। क्रॉस सेक्शनल एरिया 3a और उसके बाद अंदर की तरफ, क्योंकि ये वाला प्लेन चाहिए अपन, तो 3a और यहां अंदर 2a, तो कितना हो जाएगा 3a इंटू 2a, a कैंसिल, कितना आया रो अपॉन 6a, है ना जी। चलिए थर्ड, R हमें निकालना है 5 6 क्या था, ये अंदर 5 और बाहर ऐसे आ रहा था 6, तो सामने से बनेगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो 3a और नीचे a, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया लिख सकते हैं रो इंटू L बाई ए, फॉर्मूला यूज करेंगे रो, और क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया 3a इंटू a, और लेंथ क्या होगा 5 से इधर निकल रहे हैं 6, मतलब ये वाला लेंथ, और ये वाला कितना है 2a कैंसिल हो गया, कितना मिला अपन को रो 2 रो अपॉन 3a। अब कभी कभी हमें कंपैरिजन करने को भी देता है कि बताइए इन तीनों रेजिस्टेंस में क्या ऑर्डर होगा वैल्यू का, कौन ज्यादा कौन कम, तो जो भी दे दे इंक्रीजिंग के फॉर्म में या डिक्रीजिंग के फॉर्म में, हम यहाँ पे उनका वैल्यू इजिली कंपैरिजन कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे वैल्यू निकाल लीजिए, 3/2 को डिवाइड करिएगा तो आएगा 1.5 रो बाई ए। यहाँ पे अगर निकालना है तो 1/6 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0 पॉइंट, यहाँ डेसिमल के बाद 10 हो जाएगा, 6 से डिवाइड किया तो 4 हमें रिमाइंडर मिलेगा, फिर उस पर 0 दिए, मतलब 1 टाइम 40 हो जाएगा, 6 से जा 36, 6 दो ही डेसिमल तक निकालते हैं रो बाई ए। आगे आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो 0.20 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करिए 6, फिर 26 रो बाई ए। तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा 1.5 है, उसके बाद सेकेंड में 0.66 और थर्ड में है 0.16। तो हम ऑर्डर ऐसे लिख सकते हैं कि सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है सर 1-2 का, इससे कम है R5-6 का, और सबसे कम है R3-4 का। तो हम सब कुछ पता कर सकते हैं। ये फॉर्मूला और इनके ऊपर आता हुआ क्वेश्चन सब कुछ बहुत इजी होते हैं, लेकिन हमें उनसे रिलेटेड कंसेप्ट एकदम क्लियर कट पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड जो अगला कंसेप्ट है जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है और एरर होने की चांसेस बहुत ज्यादा होती है, इस एरर को हम लोग कम करने के लिए चलिए हम पूरे कंसेप्ट को डिटेल करते हैं और आपको समझाते हैं, फिर उसके ऊपर न्यूमेरिकल करके दिखाते हैं ताकि किसी भी टाइप का एरर नहीं मिले आपको। चलिए नोट करिए। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट इस पे पूछे जाने वाले क्वेश्चन की कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए जो यह फॉर्मूला है R इक्वल टू रो इंटू L बाई ए, तो हमें क्वेश्चन देता है कि मान लीजिए आपके पास कोई एक कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है ये, और इस कंडक्टर का लेंथ हमें कुछ L दे दिया। अब हम इस पे फोर्स अप्लाई करके इसे स्ट्रेच कर देते हैं, तो स्ट्रेच करने के बाद क्या होगा, तो इसका लेंथ बढ़ेगा, इसका लेंथ बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया घटेगा। तो हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया को कुछ कम दिखाया है इसके तुलना में, और लेंथ जितना था वो अब बढ़ के कुछ चेंज हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं L2 और इसको इनिशियल मान लेते हैं L1 ताकि कंपैरिजन करना आसान रहेगा। वैसे ही क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 मानते हैं और यहाँ मान लेते हैं A2। ठीक है, अब इजिली हम लोग कंपैरिजन कर लेंगे। दूसरी बात कि
ये मान के हम लोग चल रहे हैं कि यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर और एलोंग L1 है। यहाँ अभी तुरंत बताया था, फिर भी मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। लेंथ किधर कंसीडर करते हैं? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, ठीक है। और क्रॉस सेक्शनल एरिया किधर लेते हैं? परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। करंट फ्लो के परपेंडिकुलर जो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उसे कंसीडर करना है, ठीक है। अगर आपने L1 से L2 लेंथ चेंज हुआ तो क्या इसमें सेम बना रहेगा? तो सेम बना रहता है अपना वॉल्यूम। जब L1 लेंथ था, क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 था, तो इसका जो वॉल्यूम रहे इनिशियल था वही वॉल्यूम फाइनल भी रहेगा जब लेंथ L2 हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि इन दोनों में सर एक चीज कॉमन है, वो है क्या कॉमन है? तो आपका वॉल्यूम, इन दोनों का वॉल्यूम क्या होगा? सेम होगा। तो आपको ये कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखना है कि अगर किसी कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगा के अगर बोलता है कि लेंथ चेंज कर दिया, फोर्स का वैल्यू जनरली नहीं देता है, बोलेगा कि L1 से L2 हो गया। तो अगर लेंथ चेंज हो जाएगा तो भी उसमें एक चीज कॉमन रहेगा। वो कॉमन चीज क्या है जी? इसका वॉल्यूम, इनिशियली और फाइनली। तो वॉल्यूम कैसे लिखते हैं आप लोग? A1 L1 ये इनिशियल हो जाएगा, और फाइनल वॉल्यूम कैसे लिखेगा? A2 L2 ये आपका VF फाइनल वॉल्यूम है, और ये आपका VI है। और हम बोल रहे हैं कि लेंथ चेंज होने के बावजूद भी यह सेम बना रहता है। तो अगर सेम बना रहेगा इसका मतलब है कि A1 L1 का वैल्यू A2 L2 के इक्वल होगा। ये अपना एक कंसेप्ट क्लियर हुआ। आगे देखिए, तो सर इस फॉर्मूले में अगर इनिशियली मुझे रेजिस्टेंस लिखना था, मैं मानता हूं R1, तो क्या लिखता? रो L1 अपॉन A1, ओके। और सर फाइनल कंडीशन में, इस कंडीशन में अगर लिखना होता रेजिस्टेंस तो मैं लिखता R2 इक्वल टू रो L2 अपॉन A2। ये हो गया सेकेंड। ये रो क्यों दोनों में सेम बना हुआ है? क्योंकि मटेरियल जो पहले था लेंथ चेंज होने के बावजूद भी वही है, तो रो तो मटेरियल का प्रॉपर्टी है, वो एज इट इज बना रहेगा। क्लियर? अब देखिए, अगर मान लीजिए हम R1 का डिवीजन करते हैं R2 के साथ, R1 अपॉन R2, तो क्या हो जाएगा? रो L1 अपॉन A1 अपॉन रो L2 अपॉन A2। अब कैंसिल करिए, रो रो कैंसिल हो जाएगा, रो और रो यहां कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा अपना? ये L1 और नीचे A1 इंटू A2 चला जाएगा ऊपर, A2 और नीचे क्या रह जाएगा? L2। तो हमें यहां से एक रिजल्ट मिला L1 अपॉन L2 इंटू A2 अपॉन A1। R1 अपॉन R2 का रेशियो लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया के टर्म में मिल गया। लेकिन हमें क्वेश्चन क्या देता है कि सर जो लेंथ है L2 वह बढ़ के n टाइम्स ऑफ L1 हो गया, कुछ ऐसे नोट करके देगा। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ऐसे हमको दिया तो हम एक काम करेंगे कि इस R1 R2 को लेंथ के टर्म में लिख लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए रेजिस्टेंस जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर इस कंपैरिजन करके निकालना इजी हो जाता है। देखिए कैसे, ये क्वेश्चन में आपको देगा, ठीक है। पहले थिंकिंग डेवलप कर लिया हम लोगों ने। सर पहले हम क्या करते हैं, यहां से R1 है अपॉन R2 इज इक्वल टू लेंथ के टर्म में चाहिए तो क्रॉस सेक्शनल एरिया को
रिप्लेस करते हैं इन टर्म ऑफ लेंथ, तो यहाँ हो जाएगा L1 अपॉन L2, और A2 अपॉन A1 की जगह पे हम यहाँ से लिख सकते हैं। सॉल्व करिए, हमें L1 इधर रखा और इधर गया L2, तो मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू A2 अपॉन इधर से डिवीजन लग जाएगा A1। इसका मतलब हुआ A2 अपॉन A1 की जगह पे हम L1 अपॉन L2 लिख सकते हैं, तो मैंने लिखा A2 अपॉन A1 की जगह पे L1 अपॉन L2। देखें उस रिजल्ट का हमने कैसे यूटिलाइज कर लिया। अब हमें मिल गया L1 अपॉन L2 होल स्क्वायर, मतलब ऊपर अपना R1 है, नीचे क्या है R2 है, तो R1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया उसका लेंथ, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं R2 है, देखिए यहाँ पे, तो भी ये नीचे L2 है, तो इन दोनों को देख के हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ का स्क्वायर के इक्वल, मतलब R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ का स्क्वायर L स्क्वायर। क्लियर हो गया। अगर ये क्लियर है तो अब इस वैल्यू का यूटिलाइज करिए ना, इजिली रिजल्ट आ जाएगा कि नहीं। देखिए तो R1 अपॉन R2 है और यहाँ L1 अपॉन L2 है, L1 अपॉन L2 है, तो L1 है और यहाँ इधर आने दीजिए L1 को, L2 को इधर ला दीजिए, तो L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू 1 अपॉन n हो जाएगा, तो 1 अपॉन n होल स्क्वायर। इसमें डायरेक्ट हमने पुट कर दिया, यहाँ से लिख लीजिए ना, ये 1 अपॉन n इधर आएगा डिवीजन इक्वल टू L1 अपॉन L2। क्लियर। अब क्या हो गया R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन n स्क्वायर, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं R2 इज इक्वल टू फाइनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा n स्क्वायर टाइम्स ऑफ R1। ये रिजल्ट एकदम ध्यान रखिए, नीट का तो बहुत क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिएगा इस रिजल्ट से, मतलब जो भी रेजिस्टेंस फाइनल देखना होगा तो जितना टाइम्स लेंथ इंक्रीज करेगा उसका स्क्वायर कर दीजिए और इनिशियल रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है। तो R2 इक्वल टू n स्क्वायर इंटू R1, ये काम बन जाएगा। अगर हमें क्वेश्चन में ऐसा बोले कि नहीं हमें देखना है क्रॉस सेक्शनल एरिया के रूप में, हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया के रूप में रेजिस्टेंस की चर्चा करनी है, लेंथ को रिप्लेस करना है, तो भी आप इजीली कर सकते हैं। कैसे? L1 अपॉन L2 के जगह पे आप पुट कर दीजिए A2 अपॉन A1। चलिए हम पुट करके आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, रिजल्ट का यूटिलाइज कर रहे हैं। ये अपना है R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 इंटू A2 अपॉन A1। अभी हम लोगों ने देखा A2 अपॉन A1 को हम क्या लिख सकते हैं, रिजल्ट को हमने इरेज कर दिया है। यहाँ पे देखिए दोनों वॉल्यूम को इक्वल कराया था, A1 L1 बराबर A2 L2, तो ये L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1। ठीक है, तो A2 अपॉन A1 की जगह पे L1 अपॉन L2 लिखा था। अब हमें एरिया के टर्म में ही रिजल्ट चाहिए, तो L1 अपॉन L2 को रिप्लेस कर देते हैं A2 अपॉन A1 से, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 की जगह पे A2 अपॉन A1 इंटू A2 अपॉन A1, कितना हो जाएगा A2 अपॉन A1 होल स्क्वायर। अब क्या दिख रहा है कि ऊपर R1 है तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया नीचे है, डिवीजन में है, डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। अगर देखिए डिनोमिनेटर में R2 है तो न्यूमरेटर में A2 है, फिर वही इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया, तो हम यहाँ से कंपैरिजन करके बोल सकते हैं कि सर रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शनल एरिया का स्क्वायर। अब देखिए अगर हमने जो क्रॉस सेक्शनल लिया था एरिया वो सर्कुलर था, तो सर्कुलर अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है तो रेडियस के टर्म में इसका
अगर इसका रेडियस हम मानते हैं r, तो एरिया बोल सकते हैं कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो अगर यहाँ पे पुट करें रेडियस की जगह पे 1/पाई आर स्क्वायर, और पहले से भी स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 1/पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, r⁴। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर होता है तो उसके रेडियस का पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और डायमीटर के टर्म में भी लिखिएगा तो हमें पता है कि डायमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो रेडियस को अगर हम रिप्लेस करें तो लिखोगे d/2। तो अगर यहाँ हम पुट कर देते हैं 1/पाई स्क्वायर इंटू रेडियस की जगह पे d/2 टू दी पावर 4, तो भी डायमीटर का पावर 4 ही आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं r जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/d⁴। तो अपना ये फाइनल रिजल्ट हो गया। ये दोनों रिजल्ट आपको ध्यान रखने हैं। हमने आपको जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है नीट और जेई का, उस पूरे थ्योरी और कंसेप्ट को आपके सामने रखा, समझाया भी। अब हम इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस करके देखते हैं कि आप कितना सीखें, और फिर आप उसको अपने से करिएगा अलग अलग टाइप के क्वेश्चन के ऊपर, तब आपको फील होगा कि हमने आपको कितना अच्छा कंसेप्ट बताया है। नोट करिए, सामने अपना क्वेश्चन है और हमने कंसेप्ट सीख रखा है। अब करते हैं यूटिलाइज और अपने आप को करते हैं बूस्ट। बोला जा रहा है a wire is stretched by 30% of its original। जितना भी ओरिजिनल इसका लेंथ होगा उसका हमने क्या कर दिया, 30% स्ट्रेच करके बढ़ा दिया है। फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। तो बताइए कि रेजिस्टेंस में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ। तो पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि सर जी लेंथ जो है L1 है और हमने इसे स्ट्रेच किया, और कर दिया लेंथ L2। क्लियर है। तो हमने आपको बोला था कि इसमें देखिए कितना टाइम्स इंक्रीमेंट हुआ लेंथ का। तो पहले अगर L1 था, बाद में L2 हो गया, तो उस L2 में क्या हुआ है, 30% का इंक्रीमेंट। तो 30% का मतलब क्या हुआ, पहले मान लीजिए 1 था तो उसमें 1 का 30% इंक्रीमेंट हो गया है L में। तो ये हो जाएगा अपना 1 प्लस इसको कैंसिल किया 0.3L, मतलब 1.3L हो गया। तो L2 का वैल्यू हमें मिल गया 1.3L। काम खत्म। अगर कोई हमसे बोले कि सर अब मैं बोलूंगा कि एक लाइन का क्वेश्चन है, कैसे सर, हमें पता है कि रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के स्क्वायर। तो अगर हमें परसेंटेज चेंज निकालना है तो R2/R1 निकालते हैं, क्योंकि परसेंटेज में फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल करना पड़ रहा है। तो R2/R1 कर लिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया लेंथ L2/L1 होल स्क्वायर। और यहाँ L2 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1.3L, और L1 कितना है L, इसका स्क्वायर कैंसिल, 1.3 होल स्क्वायर, और ये कितना होता है 1.69। काम खत्म। मैंने बोला था एकदम इजी होता है। अब परसेंटेज में निकालना है तो R2/R1, यहाँ पे -1 कर देता हूं, और इधर भी 1.69 है, 1.69 है। इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, -1, कितना आ जाएगा 0.69। अब परसेंटेज में चाहिए तो देखिए R2 मतलब फाइनल,
ये सॉल्व करिएगा तो R1 आ जाएगा, इनिशियल अपॉन R1। केवल इसमें क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई। R2 फाइनल, R1 इनिशियल डिवाइडेड बाई R1। तो यहां भी 0.69 है, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया 69%। तो पहले जितना हमें ये क्वेश्चन टफ लगता था, अब देखिए यह क्वेश्चन उतना ही आपको इजी फील हो रहा होगा। केवल कंसेप्ट को एक बार अंडरस्टैंड हो जाने के यही फायदे होते हैं। यहाँ पे एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के स्क्वायर का। अगला रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के स्क्वायर का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के पावर 4 का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डायमीटर के पावर 4 का। क्योंकि ये अपन को क्वेश्चन बहुत इजी कर दे रहा है, तो हमें ध्यान होना चाहिए, नोट करिए। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। A wire is stretched so that its radius is decreased by 3%। एक वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं और करने से क्या होता है, उसका रेडियस घट के समथिंग मिलता है, लेकिन कितना उसमें कमी आती है, तो 3% का। तो हम पहले लेट कर लेते हैं, लेट इनिशियल रेडियस ऑफ कंडक्टर कितना मान लेते हैं, R1। तो फाइनल उसमें 3% का कमी होती है, तो अगर मानते हैं 100 होगा तो 3% का कमी को माइनस से 3/100 किसमें, ये सब हो रहा है R1 में, और यही बनेगा आपका R2। तो 1 - 0.03 R1, और इसे हम लोग लिख सकते हैं 0.97 R1 इज इक्वल टू R2। भाषा हमने पढ़ा, R2 को R1 के टर्म में लिख लिया और R1 है ही। अब हमें पूछा जा रहा है परसेंटेज चेंज। तो देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने आपको डायरेक्ट बोल दिया था, यहाँ पे आपको लिख के दिखा रहा हूं कि परसेंटेज चेंज कैसे निकलता है। तो रेजिस्टेंस फाइनल निकालिए माइनस रेजिस्टेंस इनिशियल डिवाइडेड बाई इनिशियल रेजिस्टेंस, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यही अपना बेसिक फार्मूला होता है, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस निकालना होगा। तो क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई इनिशियल इंटू 100। तो अब हमें यह पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस रेडियस पे कैसा डिपेंडेंसी रखता है। तो हमें पता है सर, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस का पावर 4 के। तो अब यहां से हम निकाल लेते हैं R2/R1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/R2 है तो R2 का पावर 4 अपॉन 1/R1 है तो R1 पावर 4। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 ऊपर R2 नीचे और पावर 4। इनवर्सली था तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन आपको करके दिखाया। अब R1 ठीक है, लेकिन R2 कितना हो गया है इन टर्म ऑफ R1, 0.97 R1 और टू द पावर 4 R1 गया, हमारे पास आ गया 1.097 टू द पावर 4। अब 1/0.97 को सॉल्व करोगे तो आपको इसका वैल्यू मिलेगा अप्रोक्स 1.129। आप इसे डिवाइड करके देख लीजिएगा। अब हमें परसेंटेज चेंज निकालना है, तो R2/R1 है, इसे -1 कर लेते हैं ताकि R2/R1 को सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई इनिशियल। तो इधर से भी 1.129 में से -1 कर देंगे, आ जाएगा कितना 0.129। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं तो R2 - R1 डिवाइडेड बाई R1
और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से कर दिया मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू 0.129, इसमें 100 से किया मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 1.29, 100 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 12.9%। तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस 12.9, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन है, एक बार आप कंसेप्ट को थ्रूली समझ लेते हैं तो नोट करिए। चलिए आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट है उसको आपको थोड़ा ओवर थिंकिंग करके तब पकड़ना पड़ेगा। पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं और फिर हम आपको थिंकिंग के तरफ मूव कराएंगे। देखिए क्वेश्चन बोला है 3 कपर्स वायर, 3 कपर वायर है, मतलब तीनों वायर के लिए मटेरियल हो गया सेम। तो हम एक बात तो कंफर्म हो गए कि सर रेजिस्टेंस R इक्वल टू रो इंटू L बाई ए जो फार्मूला यूज करते हैं, इसमें रो प्रॉपर्टी होता है मटेरियल का और तीनों वायर है कपर का ही, तो रो इन तीनों वायर के लिए क्या हो जाएगा कांस्टेंट। एक काम खत्म। इसका मतलब हम यूज कर सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई ए। यहां तक अपना अप्रोच आ गया। Have their lengths in the ratio 5:3:1। कपर जो वायर है उनका लेंथ का रेशियो L1:L2:L3 कितना दे दिया अपन को 5:3:1 एंड देयर मासेस आर इन द रेशियो, मासेस का भी रेशियो दे दिया M1:M2:M3 इक्वल टू कितना है 1:3:5। अब बोला जा रहा है हमें देयर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंसेज विल बी इन द रेशियो। तो बताइए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंसेज R1 R2:R3 का रेशियो क्या होगा, यहाँ पे ये फाइंड करना है। अब आपके लिए दिक्कत जो आने वाली है, आप सोचोगे सर ये मास का रेशियो दिया हुआ है और रेजिस्टेंस में मास को कैसे इन्वॉल्व कराया जाए। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एरिया लेंथ का कोई कनेक्शन ऐसा है क्या जिसके थ्रू मैं मास को कनेक्ट कर पाऊं। यही आपकी थिंकिंग है। यहीं पे आप अगर अपने अप्रोच के तरफ सोच डेवलप कर लेते हैं या यह कंसेप्ट आपको पकड़ में आ जाता है तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। और अगर यह थिंकिंग आपके दिमाग में नहीं आता है कि L1 या L1 और एरिया के टर्म में मास को कैसे एक्सप्रेस करें, तो फिर आपका मामला गड़बड़ हो जाएगा। मतलब कि हम इस L और A में कुछ ऐसा काम करें जिससे मास इन्वॉल्व हो जाए। कैसे होगा, तो मुझे एक पता है कि जो भी मटेरियल होगा इसके लिए हम लोग एक टर्म और डिफाइन करते हैं डेंसिटी। हम D से डिनोट करें तो डेंसिटी क्या लिखते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, और यहां से बोल सकते हैं मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब फिर वही बात, तीनों वायर कॉपर का ही है, अगर तीनों वायर कॉपर का ही है तो कॉपर का क्या होगा डेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट। इसका मतलब मास जो होगा, यहां से बोल सकते हैं मास जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया वॉल्यूम के। और अगर हमें वॉल्यूम लिखना हो किसी भी वायर का जिसका हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया पता हो A है और लेंथ पता हो L है, तो हम इजीली लिख सकते हैं वॉल्यूम। क्या हो जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ। तो इसका मतलब यह हुआ कि मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, मतलब एरिया इंटू लेंथ। और हमें लेंथ का रेशियो दिया हुआ है, एरिया का रेशियो नहीं पता है इस क्वेश्चन में। हो सकता है कोई दूसरा क्वेश्चन दे दे जिसमें एरिया का रेशियो दे लेंथ का ना दे, तो उस क्वेश्चन में हम एरिया को रखेंगे और लेंथ को रिप्लेस कर देंगे।
इस क्वेश्चन में लेंथ को दिया है, एरिया नहीं दिया है, तो हम एरिया को रिप्लेस कर देंगे। तो एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास अपॉन लेंथ। अब हमारा काम बन गया। हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल अपॉन ए की, और हम इसको लिख सकते हैं एल, और एरिया की जगह पे रिप्लेस कर दीजिए एम बाई एल। क्या हो जाएगा सर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, एल ऊपर जाएगा तो एल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे एम। बन गया काम अपना, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एल स्क्वायर अपॉन एम। तो आपको ये अप्रोच समझ में आना चाहिए। कोई भी चेंजेस देगा बस थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करना है, आपका काम बन जाएगा। अब हमें पता है निकालना है R1 इस टू R2 इस टू R3, तो हम इसे लिख सकते हैं L1 स्क्वायर अपॉन M1 इस टू L2 स्क्वायर अपॉन M2 इस टू L3 स्क्वायर अपॉन M3। यहां से R1 इस टू R2 इस टू R3 इज इक्वल टू L1 किसके रेशियो में दिया है 5:3:1। तो आप जानते हैं रेशियो का हटाइएगा तो कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ऊपर भी और नीचे भी सेम कांस्टेंट आएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट जो प्रोपोर्शनलिटी रेशियो दिया है इसी को पुट कर लेते हैं। तो L1 की जगह पे 5 स्क्वायर अपॉन M1 की जगह पे 1 इस टू L2 की जगह पे 3 स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 3 M2 की जगह पे इस टू L3 कितना है 1 स्क्वायर अपॉन M3 हो जाएगा 5। इसे सॉल्व करते हैं तो 5 स्क्वायर 25 इस टू एक 3 कैंसिल होने के बाद बचेगा 3 इस टू 1/5। तो कभी भी हम लोग जो रेशियो होता है उसे होल नंबर के फॉर्म में लिखना होता है। तो कैसे लिखते हैं, जो नीचे होता है डिनोमिनेटर में उन सबका एलसीएम लेते हैं और जो एलसीएम आता है उससे मल्टीप्लाई कर दो, पूरा रेशियो होल नंबर में कन्वर्ट कर जाता है। तो यहाँ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है 1 है, यहाँ कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। तो 1 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, तो सारे टर्म में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो करेंगे 25 में 5 से तो 125 हो जाएगा इस टू 3 में 5 से करेंगे तो 15 हो जाएगा इस टू यहाँ 5 से करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। तो अपना R1 R2 और R3 का रेशियो कितना आ गया 125:15:1। ऑप्शन नंबर कौन सा है सी। तो अपना सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। ओके है, आपको समझ में आया, इसे नोट करिए और फिर अगर दिक्कत हो तो पूरे लेक्चर को थ्रोली एक बार फिर से देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा।